Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, इस YouTube चैनल पर हर सब्जेक्ट का टेस्ट आता है रीट शिक्षक भर्ती 2021 हेतु। आज शिक्षण विधियों का पेपर लेकर आया हूं। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। 20 क्वेश्चन है टोटल। कोशिश करिएगा कि 15 क्वेश्चन आप सही कर दो। तो शुरू करते हैं मित्रों इस वीडियो को। ये शिक्षण वीडियो का टेस्ट पेपर नंबर 8 है। इसके पहले 7 पेपर में अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन मैंने डाला है जिस पर बहुत कन्फ्यूजन, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था और शायद इसका उत्तर एक बार मैंने अलग भी बताया है साथियों। उसके लिए मतलब मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना इसका दुख है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 1, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन मेरी वजह से गलत ना हो। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पाठ्यक्रम, मध्यस्थ चर, छात्र, आश्रित चर, अध्यापक, स्वतंत्र चर और सभी सही है। तो मित्रों, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सभी सही है, विकल्प 4। क्योंकि देखिएगा, पाठ्यक्रम एक मध्यस्थ चर माना जाता है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि अध्यापक आश्रित चर होता है और छात्र स्वतंत्र चर होता है। ऐसा शायद मुझे पता है कि मैंने ऐसा बताया था आपको, लेकिन साथियों वो उल्टा था। मतलब यहाँ पर देखिए, छात्र तो आश्रित चर होता है और अध्यापक स्वतंत्र चर होता है। मैंने इसका कंफर्मेशन किया अच्छे से और जो मेरे माइंड में कन्फ्यूज़न हुआ था उसमें संशोधन करते हुए 2-3 टेस्टों में ये प्रश्न फिर डालूंगा ताकि किसी भी छात्र के कोई क्वेश्चन इस प्रकार का गलत नहीं रहेगा। मित्रों, विकल्प नंबर 4 ही सही है। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में जो संपूर्ण प्रणाली है वो अध्यापक पर निर्भर करती है, इसलिए ये स्वतंत्र चर माना गया है। छात्र केंद्रित शिक्षण प्रणाली होती है, मतलब उसमें छात्र क्रियाशील रहता है, तो वो स्वतंत्र रहकर क्रियाशील, वो चीज़ जो मैंने बताई थी वो एक अलग दृष्टिकोण था मित्रों। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर छात्र आश्रित चर ही रहता है और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर ही रहता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे साथियों। पहले तो इस क्वेश्चन को मैंने डालना बहुत ही अनिवार्य समझा है। बाकी इस क्वेश्चन को मैं कई बार डालूंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहे और आपका हर बार आंसर यही रहेगा। पाठ्यक्रम में मध्यस्थ चर आएगा, छात्र में आश्रित चर आएगा और अध्यापक में स्वतंत्र चर ही आएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रस्तावना के रूप में वार्तालाप से यह होता है कि बालक अध्यापक को सुनता है, वार्तालाप सीखता है, विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है और पाठ को सुनने लगता है। तो प्रस्तावना के रूप में वार्तालाप से क्या होता है साथियों? प्रश्न 2 में राइट आंसर बताइए। देखिए, इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि प्रस्तावना में बालक का जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि उस चीज़ में उसकी रुचि रहे और वो उस चीज़ को सीखने के लिए आंतरिक रूप से तत्पर या तैयार हो जाए साथियों। इसलिए प्रस्तावना के रूप में वार्तालाप छात्रों से किया जाता है। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। स्पष्टीकरण का दूसरा नाम क्या है? विश्लेषण है, संश्लेषण है, सारांश है या आत्मीकरण है? तो मित्रों, स्पष्टीकरण का दूसरा नाम आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आत्मीकरण। आत्मीकरण का मतलब होता है समझना और स्पष्टीकरण का मतलब भी वही होता है साथियों कि किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझाना, स्पष्ट करना, और आत्मीकरण का मतलब भी वही होता है। आपका चौथा विकल्प सही है यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में। तो पूरे प्रश्नों को देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं आपको। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। सहसंबंध उपागम किसने दिया? जिलर ने, हर्बर्ट ने, ब्रूनर ने और H.C. मॉरिसन ने। तो मित्रों, सहसंबंध उपागम की अगर बात करें तो ये जिलर ने नहीं दिया, J.S. ब्रूनर ने भी नहीं दिया, H.C. मॉरिसन ने भी नहीं दिया, जबकि ये दिया है हर्बर्ट के द्वारा।
विकल्प नंबर 2 सही है साथियों। प्रश्न संख्या 4 में सहसंबंध उपागम हर्बर्ट ने प्रस्तुत किया है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। स्मिथ की रचना है साइकोलॉजी इन टीचिंग रीडिंग, साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट, साइकोलॉजी इन रेटिंग और साइकोलॉजी ऑफ द टीचर। तो स्मिथ की रचना इनमें से कौन सी है मित्रों? प्रश्न 5 मित्रों, स्मिथ की रचना यहाँ पर है साइकोलॉजी इन टीचिंग रीडिंग। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 5 में। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। आपके 6वां क्वेश्चन है, दुख की अनुभूति के समय वाचक का स्वर भारी होना क्या कहलाता है? कि जब वाचक मतलब बोलने वाला है उसको दुख की अनुभूति हो रही है तो उसका स्वर भारी हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? ध्वनि वश्यता, ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि विभेदीकरण और ध्वनि विकार। क्या कहा जाएगा साथियों उसको? प्रश्न 6 में राइट आंसर दीजिएगा। देखिए, दुख की अनुभूति के समय अगर वाचक का स्वर भारी हो जाता है तो उसको ध्वनि वश्यता के नाम से जाना जाता है। ध्वनि वश्यता इसको कहते हैं साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। आपके 7वां क्वेश्चन है मित्रों, वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्यापन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करता है कहलाती है। कि छात्र अध्यापन कार्य मतलब जो सीख रहा है वो अध्यापक की देखरेख में पूर्ण कर रहा है तो उसे स्वाध्ययन कहेंगे, गृह कार्य कहेंगे, पर्यवेक्षित अध्ययन कहेंगे या मौखिक कार्य कहेंगे। तो मित्रों प्रश्न नंबर 7 में राइट आंसर बताइएगा। 7वें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? तो देखिए, उसे गृह कार्य तो कहेंगे नहीं, गृह कार्य घर पे किया जाता है। स्वाध्ययन में खुद अध्ययन कर रहा है तो फिर वहां पर भी उसे नहीं कहा जाएगा। मौखिक कार्य भी नहीं, बल्कि उसको पर्यवेक्षित अध्ययन के नाम से जाना जाता है साथियों। पर्यवेक्षित अध्ययन में क्या होता है कि अध्यापक दिशा निर्देश देता है और छात्र खुद क्रियाशील रहकर क्रिया करते हैं। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 7 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। इकाई योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह बड़ी होती है, स्पष्ट होती है, सुंदर होती है और समग्र होती है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 8 में कौन सा आंसर सही रहेगा? इकाई योजना की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? प्रश्न 8 मित्रों, इकाई योजना की सबसे बड़ी विशेषता होती कि ये समग्र होती है। समग्र मतलब पूर्ण। जिसे मान लीजिए इकाई योजना में क्या किया जाता है, एक सप्ताह में 6 दिन होते हैं तो एक इकाई बनाई जाती है जिसमें 6 पार्टों को लिया जाएगा। या फिर अगर किताब में एक जैसे पार्टों की संख्या 5 ही है तो 5 पार्टों को ले लिया जाएगा, 4 है तो 4 को, 3 है तो 3 को, 2 है तो दोनों को और 1 है तो फिर 1 को, और अधिकतम आप 6 पार्टों को एक करके इकाई योजना का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए साथियों ये सबसे बड़ी विशेषता है कि ये समग्र होती है, पूर्ण होती है साथियों इकाई योजना। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 8 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो मित्रों 9वां क्वेश्चन आपके आता है, अच्छे शिक्षण के रूप में किसको अधिक महत्व दिया जाता है? पाठ को, अध्यापक को, इकाई योजना को और नियोजन प्रक्रिया को। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर। अच्छे शिक्षण के रूप में किसको अधिक महत्व दिया जाता है? विकल्पों को देखते हुए आंसर बताइएगा। देखिए, पाठ, अध्यापक, इकाई योजना, नियोजन प्रक्रिया। कोई यूं नहीं कह सकता है कि ये ऑप्शन तो गलत है। इसमें जो सही आंसर है वो रहेगा नियोजन प्रक्रिया को। नियोजन प्रक्रिया को सबसे अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? इसका एक रीजन है साथियों, क्योंकि इकाई योजना, फिर मासिक योजना, दैनिक पाठ योजना, फिर उसके अलावा शिक्षण सहायक सामग्री, कौन कौन सी चीज़ें यूज करोगे, किस विधि से पढ़ाओगे, ये सभी चीज़ें नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाती है। इसलिए सबसे अधिक महत्व अच्छे शिक्षण में नियोजन प्रक्रिया को दिया जाता है। इस प्रकार चौथा विकल्प सही है। मैंने लिखा था ना कि 20 में से 15 सही करके बताओ,
तो फिर कुछ तो कारण होगा उसका, क्योंकि विशेष प्रश्न डालता हूँ। ईमानदारी से अगर 15 प्रश्न आप करते हो, बिल्कुल ईमानदारी से, तो फिर बात बनती है। और अगर आप बेईमानी से करते हो तो फिर वो मज़ा नहीं है। तो आराम से अच्छी तरह से तैयारी करें और ईमानदारी से इन टेस्टों को सोल्व कीजिए। टेस्टों को, टेस्ट सीरीज को फॉलो करके रखिए। सुबह मैं लगभग 40 से 45 मिनट के तीनों वीडियो डालता हूँ। तीनों वीडियो मैक्सिमम 45 मिनट के हो जाते हैं, जिसमें 3 टेस्ट आप दे लेते हो साथियों। तो आप सपोज कीजिए इसी प्रकार आपकी तैयारी चलती रही तो आप किस हद तक पहुँच सकते हो। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 10वां क्वेश्चन है आपके, किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत व अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत किया? डगलस व हॉलैंड, मॉरिसन व सिम्पसन, बर्नन व बर्ड, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कि भाई जो उपलब्धि परीक्षण है वो 2 प्रकार के होते हैं, मानकीकृत व अमानकीकृत। अमानकीकृत जो उपलब्धि परीक्षण है उनको शिक्षक निर्मित परीक्षण भी कहते हैं। तो ये जो परिभाषा, ये जो चीज़ें वर्गीकृत की गई है, ये डगलस और हॉलैंड के द्वारा वर्गीकृत की गई है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 10 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो आपके 11वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुकरण से अभ्यास की ओर। कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? मित्रों यहां पर देखिए, मूर्त से अमूर्त की ओर भी होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर भी होता है, अनुकरण से अभ्यास की ओर शिक्षण सूत्र नहीं होता है। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे मित्रों। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, ये देखिए प्रश्न नंबर 12 को, शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग व्यवहार के किस पक्ष को अधिक प्रेरित करता है? बौद्धिक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और नैतिक पक्ष। अब सहायक सामग्री का प्रयोग, जैसे मान लीजिए श्यामपट्ट है, मान लीजिए प्रोजेक्टर है, मान लीजिए रेडियो है, लिंगवा फोन है, अन्य कोई भी चीज़, चित्र है, चार्ट है, मॉडल है, पुस्तक है, अन्य कई कोई भी चीज़ हो सकती है। तो साथियों ये किस पक्ष को अधिक प्रेरित करेगा? बेशक अगर आपका विकल्प नंबर 3 सही है तो वो ही सही रहेगा, क्रियात्मक पक्ष, क्योंकि सहायक सामग्री के माध्यम से करके सिखाया जाता है, करके बताया जाता है। इसलिए मित्रों तीसरा विकल्प ही आपका सही रहेगा प्रश्न 12 में। अब हो सकता है बौद्धिक आपके माइंड में आ रहा है, लेकिन नहीं, क्रियात्मक सबसे ज़्यादा प्रेरित होता है साथियों। तीसरा ही विकल्प आपका सही रहेगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न 13 है, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है विद्यार्थियों को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, किसी को भी नहीं। तो पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? अब आप सोच रहे होंगे कि किसी को भी नहीं, ये तो गलत है, प्रधानाध्यापक को भी नहीं, ये भी गलत है। अब शिक्षार्थी और शिक्षक, मतलब छात्र और शिक्षक, दोनों में से कौन सा लगाऊं? तो मित्रों पाठ योजना निर्माण का सबसे ज्यादा लाभ शिक्षक को मिलता है। आपने लगाया होगा विद्यार्थियों को, गलत है। राइट आंसर रहेगा शिक्षक को, क्योंकि पाठ योजना का निर्माण कौन करता है? शिक्षक। शिक्षक को ये पता होता है कि मैं इतने समय में इस चीज़ को पढ़ाऊंगा, मैं इसके अंतर्गत ये क्रिया करवाऊंगा, मैं बच्चों को इस उद्देश्य की पूर्ति करवाने वाला हूँ, इत्यादि सभी चीज़ें उसमें वो लिख लेता है। साथियों शिक्षक को ही सर्वाधिक लाभ इस प्रकार से पाठ योजना में मिलता है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 13 में। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन है, पाठ योजना में सर्वप्रथम किसके निर्माण की आवश्यकता होती है? प्रस्तावना की, शिक्षण उद्देश्यों की, सहायक सामग्री की और मूल्यांकन प्रश्नों की। तो जब पाठ योजना आप बनाओगे तो बनाते ही सबसे पहले क्या मूल्यांकन प्रश्न करोगे? नहीं। सहायक सामग्री सबसे पहले लिखोगे? नहीं। प्रस्तावना? नहीं।
आपका राइट आंसर रहेगा शिक्षण उद्देश्य, कि जिस उद्देश्य के लिए आप पाठ योजना का निर्माण कर रहे हो वो कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होगी इस पाठ योजना को बनाने से। तो साथियों इस प्रकार आपका शिक्षण उद्देश्यों वाला जो विकल्प है वही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 15वां क्वेश्चन है 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा क्रम की अभिशंसा किसने दी? यूजीसी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, कोटारी शिक्षा आयोग और मुदालियर आयोग। तो साथियों 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा क्रम की अभिशंसा कोठारी शिक्षा आयोग ने 1964-66 में प्रस्तुत की थी। आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। तो 15 प्रश्न हो चुके हैं। बीच में अगर थोड़ी बेबी की भी आवाज़ आपको आ रही होगी साथियों तो देखिए उसको रोका नहीं जा सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता, तो हल्की हल्की सी आवाज़ आपको ज़रूर आएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, वैसे डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको। प्रश्न नंबर 16वां क्वेश्चन है किलपेट्रिक ने प्रयोजना विधि को कितने भागों में विभक्त किया है? 5, 8, 4 और 3। तो मित्रों किलपेट्रिक ने प्रयोजना विधि को 4 भागों में विभक्त किया है, मतलब इन्होंने प्रयोजना के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न 16 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17वां क्वेश्चन है मित्रों श्यामपट्ट का वास्तविक आकार कितना होता है? 26 वर्ग फीट, 28 वर्ग फीट, 30 वर्ग फीट और 24 वर्ग फीट। वास्तविक आकार, वर्ग फीट का मतलब क्षेत्रफल हमेशा वर्ग फीट में ही निकाला जाता है। तो देखिए श्यामपट्ट का वास्तविक आकार होता है 24 वर्ग फीट, मतलब 4 × 6 का कितना होता है? 4 × 6 का श्यामपट्ट होता है। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। और परिमाप की अगर बात करें तो 6 × 2 12, 4 × 2 8, 12 8 20। इसका परिमाप 20 निकलेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। भारत में सर्वप्रथम किस आयोग ने सहायक सामग्रियों की प्रयोग पर जोर अपने प्रतिवेदन में दिया? मेघालय आयोग, कोठारी आयोग, नई शिक्षा नीति और सभी। तो साथियों सभी तो रहेगा नहीं क्योंकि सर्वप्रथम की बात की जा रही है। तो सर्वप्रथम जो कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 है इसने अपने प्रतिवेदन में बताया था कि सहायक सामग्रियों का प्रयोग बच्चों की शिक्षा में होना चाहिए। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 मित्रों आपके 19वां क्वेश्चन है योजना विधि का प्रथम सोपान क्या है? परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का अनुभव, योजना का मूल्यांकन, योजना का नियोजन। तो मित्रों योजना विधि का प्रथम सोपान मूल्यांकन तो होगा नहीं, नियोजन, अनुभव और परिस्थिति उत्पन्न करना, इसमें रहेगा परिस्थिति उत्पन्न करना। ये योजना विधि का प्रथम सोपान माना जाएगा साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 19 में। और आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन मैं बता दूं कि इसके पहले मैंने राजस्थान जीके का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें राजस्थान के मेले, त्योहार और उत्सव से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आरबीएससी की बुक से बनाए गए हैं साथियों। वो जो क्वेश्चन है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। फिर इसके बाद ये शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 8 आया है। फिर इसके बाद में आपके जो जल संसाधन, राजस्थान में जल संसाधन की जो विधियां हैं, जल संरक्षण की जो विधियां हैं उसके ऊपर भी मैंने आरबीएससी की बुक से, आरबीएससी एसएसटी क्लास 10th की बुक से मैंने एक वीडियो बनाया है साथियों, जिसमें बहुत ही जैसे कुई है, जैसे टाका है, जैसे अन्य छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो राजस्थान में जल को संरक्षित करती है उन चीज़ों के बारे में बताया। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में वो टॉपिक है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 20। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना, कहानी, व्याख्यान और वाद विवाद। तो मित्रों प्राथमिक स्तर पर अगर बात करें तो व्याख्यान तो होगा नहीं, वाद विवाद होगा नहीं, क्योंकि बच्चे वाद विवाद थोड़ी करेंगे, फिर वो तो लड़ेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कहानी विधि, क्योंकि कहानी विधि के माध्यम, कहानी में उनकी रुचि भी होती है और कहानी के माध्यम से पर्यावरण की शिक्षा आप बच्चों को दे सकते हो। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न 20 में। आज के 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं शिक्षण विधियों के। वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों, और नए हो चैनल को तो ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको जरूर दबाएं साथियों।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में।